नहीं, मेरे मार्क्स कम नहीं है, मेरे मार्क्स उतने हैं, बट मैं आयुर्वेदा में जाना चाहती हूँ। कि मैंने जब बीएमएस भी किया था तो सब कहते थे कि यूपीएससी का एग्जाम बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्रैक किया, मेंस दिया, 2 बार मैंने मेंस दिया। कुछ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, उन्होंने आगे एमपीएच किया। कुछ यूरोपियन कंट्रीज में जैसे इटली है, स्पेन है, वहां पे जाके वो पंचकर्मा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वहां पे पे स्केल कम है। ऑन एन एवरेज अगर मैं एनआरएचएम की बात करूं, मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है। अच्छा बेटा डॉक्टर हो? मैं कहूंगी जी हाँ। मेरा बेटा भी नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। बेटा एमबीबीएस कहाँ से किया है? और कहीं ना कहीं मैं सोचूंगी और मैं कहूंगी नहीं आंटी जी, मैंने ना बीएमएस किया है। अच्छा बेटा मार्क्स कम रह गए होंगे। तो मैं कहूंगी नहीं आंटी, मैंने खुद से चुना है। बेटा खुद से चुना है? एमबीबीएस छोड़ के चुना है? किसने तुझे बोल दिया? तुझे पता नहीं कि आयुर्वेदा का स्कोप नहीं है? और ये सब सुनते सुनते कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सबसे पहले सभी को नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर उपासना वोहरा, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, या आप मुझे वैद्य कह सकते हैं। और आज मैं यहाँ आई हूँ आप सबसे अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, स्पेशली नीट स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं हार जाते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं यार, अगर मार्क्स कम आए तभी लोग बीएमएस लेते हैं। तो आज आपके सामने एक टॉपर खड़ी है, वो टॉपर जिसने एमबीबीएस की सीट छोड़ के बीएमएस को चूज किया, जिसको आईजीएमसी शिमला मिल रहा था, वो वहां गई और उसने ये सोचा कि नहीं यार, मुझे किसी बच्चे की ना सीट खराब नहीं करनी। आज मैं एमबीबीएस नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एमबीबीएस करना चाहते हैं, मुझे नहीं करनी, तो मैं अपना बीएमएस ही लूंगी। और उसके लिए मैंने फिर से एग्जाम दिया। तो ये भी बहुत लंबी कहानी है, धीरे धीरे करके मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि यार मैं हूँ बहुत छोटे से गांव से। मेरा जो गांव है वो है नहरिया, डिस्ट्रिक्ट ऊना, हिमाचल प्रदेश। एक ऐसा गांव जहाँ पे बहुत कम अपॉर्चुनिटी, जहाँ गिन चुन के स्कूल। और मुझे याद है जहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की थी, उस टाइम पे एक सीबीएसई बोर्ड को सुनने में ना हमें ऐसे लगता था यार ये कैसा बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड भी होता है जिसे हम सुनते थे, और हमारे वहां से उसकी स्कूल बस भी सुबह 5 बजे आ जाती थी, जबकि स्कूल का टाइमिंग जो होता था वो 9 बजे या 8 बजे होता था। और ये सुनते सुनते टाइम कब निकल गया पता नहीं चला। पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की हमें बहुत अच्छी स्कूलिंग देने की, ठीक है। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए शायद 4 बजे उठते थे और वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। क्योंकि अगर मैं आज आप सबके सामने यहाँ पे खड़े होके अपनी जर्नी बता रही हूँ, तो उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो मेरे पेरेंट्स का है। क्योंकि उन्होंने वहां से वो इनिशिएटिव नहीं लिया होता कि हमें अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाना है, अगर आज यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं, तो हमें अपने बच्चों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी है, तो हम शायद कभी भी यहाँ नहीं पहुंच सकते। और आज मैं एक सक्सेसफुल वुमन होके आपके सामने नहीं खड़ी होती। मैं आपको बता देती हूँ, जर्नी तो बहुत पहले से शुरू हुई थी। जब मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी तो एक प्राइवेट स्कूल था, कहने को वो प्राइवेट स्कूल था, बट वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज भी बहुत रेयरली यूज होती थी, जनरली पहाड़ी में बात की जाती थी। तो हमें लगता था, और मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि इंग्लिश के सेंटेंस क्या होते हैं, टेंसेस क्या होते हैं, ये तो लेटर ऑन हमें समझ आया कि इन चीज़ों की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि कभी किसी ने हमें ये चीज़ें समझाई ही नहीं थी। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट करके कैसे आज मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनी। इसके बाद मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई और मैंने पीएमटी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। पीएमटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते करते हमारे टाइम पे स्टेट पीएमटी होता था। उस टाइम पे नीट का एग्जाम नहीं था, तो स्टेट पीएमटी में क्या होता था, कंपटीशन होता था, फिक्स सीट्स होती थी, उसमें भी आपके रिजर्वेशन होती है, जर्नल होता है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो सब बताते थे कि यार बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत सारे एस्पिरेंट है जो हर साल अप्लाई करते हैं। और इस साल के छोड़ो, पिछले साल के भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी सिलेक्शन हुई और वो भी एग्जाम देने आए हैं। तो कैसे वो जर्नी निकलते निकलते स्टेट पीएमटी में मैंने बहुत अच्छा रैंक लिया। उस टाइम पे 800 मार्क्स का पेपर होता था और आई स्कोर 636 और मेरी सिलेक्शन होगी एमबीबीएस। अब जब सिलेक्शन होती है ना एमबीबीएस में, तो सब लोगों में खुशी का माहौल होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन रहा है, क्योंकि डॉक्टर मतलब इंडिया में एमबीबीएस, बीएमएस मार्क्स कम, ये सबसे बड़ा मिथ है। तो मैंने वहां पे कहा कि नहीं यार, मैं एमबीबीएस नहीं करना चाहती। तो कुछ टाइम होता है ना कि आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है कि अच्छा एमबीबीएस नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, तेरा दिमाग खराब है, लोग इस चीज के लिए हमेशा तैयारी करते हैं और तू करके छोड़ रही है। और उसके बाद मैंने जर्नी स्टार्ट की बीएमएस की, और मैंने अपनी बीएमएस की जर्नी स्टार्ट की थी पंजाब पीएमटी से।
स्टेट जो हिमाचल का पीएमटी था, समहाउ कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि मैं वो एग्जाम देने ही नहीं जा पाई थी क्योंकि वहां पे अलग रहता था, कुछ ऐसा इश्यू हो गया था। तो मैंने स्टेट पीएमटी दिया था पंजाब का, जिसमें अदर स्टेट की सिर्फ 5 सीट्स होती हैं। 5 सीट्स को क्रैक करके मैंने फर्स्ट रैंक लिया था और मैंने गवर्नमेंट मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला से अपनी बीएमएस की जर्नी स्टार्ट की थी। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि यार जो कॉलेज है वो कौन सा अच्छा है। पता, कभी कॉलेज अच्छा नहीं होता, जो अच्छा होता है वो हमारा हार्ड वर्क है। हमें हर कॉलेज में वो चीज़ सिखाई जाती है, बस हमारी मेहनत जो है उस पर डिपेंड करती है। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आज सक्सेसफुली मुझे प्रैक्टिस करते हुए 8 ईयर्स हो गए हैं और 8 ईयर्स में मैंने शायद कोई ऐसी बीमारी नहीं छोड़ी जिस पे मैंने रिसर्च नहीं किया। मैं कभी वो डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी जहाँ पे लोग मुझे ये कहें कि यार डॉक्टर उपासना वोरा ना सिर्फ पिगमेंटेशन के पेशेंट को देखती है या सिर्फ स्किन के पेशेंट को देखती है। मैंने खुद पे काम करना स्टार्ट किया, दिन रात मेहनत की। मुझे पता है कि वो मेहनत कैसी होती थी और मुझे इसमें मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ कि चरक संहिता, फादर ऑफ मेडिसिन चरक, ठीक है, उसकी जो किताब होती है, संहिता बहुत बड़ा ग्रंथ होता है और उसके बहुत सारे पार्ट्स भी हैं। तो मुझे किसी ने पूछा कि इसमें ये चीज़ क्या है और ये संस्कृत में, क्या तुझे पता है? मैंने 2 दिन लगा के बिना खाए पिए उस संहिता को खत्म किया और उस चीज को अगले दिन जाके आंसर किया, जस्ट कि आयुर्वेदा भी अच्छा होता है, इस चीज को प्रूव करने के लिए। और वहां से लेके जो सफर स्टार्ट हुआ वो मेरे अंदर जो है एक बहुत ही डिफरेंट चेंज लेके आया। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, बेटा कितना कमा लेते हो? क्योंकि आज के टाइम में ना आपकी मेहनत को बाद में देखा जाता है पर आपकी कमाई को सबसे पहले देखा जाता है कि बेटा कितना अर्न करते हो। मैंने हमेशा हंस के वो जवाब दिया जहां कुछ लोगों को ये लगता था कि आयुर्वेदा सिर्फ एक खंडर होता है, वहां कुछ नहीं होता। वहां आज मेरी ओपीडी के लिए लोगों को 2 से 3 घंटे इंतजार करना पड़ता है और 1 हफ्ता पहले उन्हें बुकिंग करवानी पड़ती है कि हमें डॉक्टर उपासना वोहरा को आके अपनी इस बीमारी के लिए दिखाना है। तो आयुर्वेदा ये काम कर सकता है। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको कहाँ पे जाना है और कैसे जाना है। अब सबसे बड़ा कंपैरिजन कि आयुर्वेदा बहुत धीरे काम करता है। तो मैंने इस चीज़ पे काम करना शुरू किया और रिसर्च स्टार्ट किया और ये रिसर्च भी यार बहुत लंबा था क्योंकि सबसे बड़ा क्या चीज़ बोली जाती है कि ना मॉडर्न पैथी में ना बहुत सारे रिसर्च हैं लेकिन आयुर्वेदा में रिसर्च नहीं है, कि लोगों को ना पता नहीं कि यार आयुर्वेदा ऑथेंटिक है या नहीं। लेकिन आप एक चीज़ का मुझे जवाब दीजिए कि कैसे आप ये चीज़ कह सकते हैं कि आयुर्वेदा ऑथेंटिक नहीं है। समाज में ना इस चीज को लेके एक मिथ बन गया, लेकिन यार आज से 5000 साल पहले जब हमारे ऋषि मुनि मंत्र विज्ञान को जड़ी बूटियों के माध्यम से, और इवन हमारी रामायण में तो संजीवनी बूटी का वर्णन किया गया है कि कैसे एक मृत व्यक्ति को जिंदा किया गया सिर्फ आयुर्वेद की ताकत से, तो हम आज के वक्त में आयुर्वेद को कैसे भूल सकते हैं। आयुर्वेदा अपने आप में एक प्राण दान देने वाली जीवनी है, एक ऐसी औषधि जो एक मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकती है। तो वो मृत व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपकी कैसी भी बीमारी हो सकती है। एक औरत के लिए बहुत पुराने टाइम से, प्राचीन काल से एक शब्द यूज किया जाता है, बांझ। जब किसी औरत को बांझ बोला जाता है ना, तो जो उसके अंदर की अंतरात्मा है ना, वो जब रोती है ना, वो हम कभी नहीं समझ सकते। हमारा समाज जो है ना, वो बांझ शब्द को गाली की तरह मानता है, ठीक है। जो बांझ शब्द उसको बोला जाता है और उसके बाद ना जब औरत ये सुनती है ना, तो वो अपने परिवार में बोलती है कि मुझे ना बच्चा चाहिए, कैसे भी चाहिए, आईवीएफ करवाओ, आईयूआई करवाओ। और जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं होती ना, वो भी वहां जाके करवाते हैं। 4 लाख स्पेंड कर रहे हैं, 5 लाख, और 2 बार 3 बार सब फेल हो जाता है, तो उसकी उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि आईवीएफ से ऊपर हमारे पास कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। जब मैंने ये सब चीज़ें देखी, मैंने इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, और आप यकीन मानिए, जो आज मैं इनफर्टिलिटी को लेकर ट्रीटमेंट देती हूँ, वो गोली मैं खुद घर पे बनाती हूँ। उस गोली को मैं पीरियड्स के 5th डे से स्टार्ट करवाती हूँ, और उस गोली को बनाने में मुझे 21 दिन लगते हैं। मेरे पेरेंट्स कई बार मुझ पे हंसते हैं कि क्यों मेहनत कर रही है, किसी को बता दे। तो मैं ये चीज़ बोलती हूँ, ये मेरी खुद की मेहनत है, शायद मेरे हाथ का गुण है, जिसकी वजह से आज उसे वो सुख मिलेगा। तो वो चीज़ें मैंने करना वहाँ से स्टार्ट किया। तो अब बात आती है नीट के एग्जाम को लेके, क्योंकि यार जब हम मेडिकल फील्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। हमें कम स्ट्रेस होता है, लेकिन जो बाहर का प्रेशर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, आपका बेटा मेडिकल की तैयारी कर रहा है, पास तो हो जाएगा ना, चलो कोई बात नहीं, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल ड्रॉप करवा देना, तैयारी करवा देना।
ये सारी चीज़ें बच्चे फेस करना स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है वो होती है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों की कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड करना। मैं किसी के क्या हूँ, मैं अपनी बात करूँ, मेरे पेरेंट्स के लिए, एक सिंगल पेरेंट के लिए, पापा के लिए, मम्मी के लिए कितना डिफ़िकल्ट था। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन आज मैं उन बच्चों को एक मैसेज देना चाहूँगी। पता है, जब आप नीट की तैयारी स्टार्ट करोगे, कभी ये मत सोचना कि मुझे एमबीबीएस ही लेनी है। बस आप ये सोचो कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, चाहे आप किसी भी फील्ड में बनो। एक डेंटिस्ट का काम जो कर सकता है ना, वो कभी एक बीएमएस डॉक्टर या एक एमबीबीएस डॉक्टर नहीं कर सकता। हर पैथी की अपनी स्पेशलिटी है। तो नीट के अंदर बहुत सारे आपके ऑप्शंस आते हैं। एमबीबीएस है, बीएमएस है, बीएनवाईएस है, बीयूएमएस है। यूनानी का इतना अच्छा स्कोप है, लेकिन हमने कभी सुना ही नहीं, ना हमने कभी अपनी विश लिस्ट में उसे रखा। तो अपनी विश लिस्ट को हमें वास्ट करना है, लेकिन उसके लिए जब हम प्रेपरेशन स्टार्ट करें, जो मैं अपना पर्सनल आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि एनसीईआरटी को आप पढ़ना स्टार्ट करें। वहाँ से आप अपने आप को पुश करना स्टार्ट करें कि हमें किस तरह से इस चीज़ को पढ़ना है। और जब आप एग्ज़ाम क्रैक कर लें, आप काउंसलिंग में जाएं, या जिनका एग्ज़ाम क्रैक ना हो, तो खुद को डीमोटिवेट नहीं करना। और खुद को, मेरा जो अपना ओपिनियन है कि तो होता क्या है कि जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और कई बार क्या होता है कि बच्चे उस फील्ड में नहीं जाना चाहते, बट पेरेंट्स उनको फोर्सफुली उस चीज़ में इंडल्ज करते हैं। वहाँ पे कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब होना स्टार्ट होती है। और वहाँ पे फिर हम कोटा की सीट्स लेना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे बच्चों पे भी प्रेशर आ जाता है कि यार हमारे पेरेंट्स ने इतना पैसा लेके हमें इसमें दिलवाया, पर हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इसी चीज़ को सुनते हैं हमारे देश में हर साल जो बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बैड मेंटल हेल्थ, वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है उस बच्चे की नहीं, उसकी फैमिली को भी। तो मैं सिर्फ ये चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, जैसे मैंने प्राउडली ये चीज़ कही कि यार नहीं, मेरे मार्क्स कम नहीं है, मेरे मार्क्स उतने हैं, बट मैं आयुर्वेदा में जाना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस था। मैंने उस अपॉर्चुनिटी को खुद से जनरेट किया। आप लोग भी जनरेट करके आयुर्वेदा को एक बार मान के देखिए। आने वाले टाइम में 2-3 साल में आयुर्वेदा का जो नाम होगा वो आप खुद नहीं सोच सकते। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो डॉक्टर है वो डॉक्टर है, उसमें कोई आपकी डिग्री आके नहीं देखेगा। अगर आपके हॉस्पिटल के बाहर एक आज लाइन लगी है ना, तो वो सिर्फ आपके नाम से और आपके गुण से है कि आपने इतनी बीमारियों को ठीक किया। तो जब आप डॉक्टरी करना शुरू करेंगे ना, बिना ये सोचे कि मैं क्या डिग्री कर रहा हूँ, सिर्फ अपने मन में एक चीज रखना कि मुझे सिर्फ लोगों को ठीक करना है, क्योंकि इससे नोबल प्रोफेशन कोई नहीं है। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है, फाइनेंशियल सपोर्ट। क्योंकि यार हर इंसान चाहता है कि इंडिपेंडेंटली ना वो कमाए, बहुत अच्छा अर्न करे। तो मैंने आपको पहले भी ये चीज कही थी कि जब आप एक डिग्री लेते हो, डिग्री आपको पैसा नहीं दिलाती, डिग्री आपको कमाने के लिए नहीं करती। आप जो कमाते हो वो अपने हुनर से कमाते हो। फिर आप कुछ भी करके वहां पे बैठे हो, चाहे आप एक डेंटिस्ट क्यों ना हो। तो आज एक बीएमएस डॉक्टर, अगर मैं अपने सर्कल की बात करूं, क्योंकि आप लोगों के माइंड में होगा हमारे बैच में 40 बच्चे थे, हम 40 का बैच था, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत लिमिटेड सीट है। 40 के 40 बच्चे आज वेल सेटल्ड हैं। कुछ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, उन्होंने आगे एमपीएच किया। कुछ यूरोपियन कंट्रीज में जैसे इटली है, स्पेन है, वहां पे जाके वो पंचकर्मा कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है वो एनआरएचएम में सेटल हैं। और ऐसा नहीं कि वहां पे पे स्केल कम है। ऑन एन एवरेज अगर मैं एनआरएचएम की बात करूं तो स्टार्टिंग पे स्केल 40,000 है, पहुंचते 1 लाख 1.5 लाख इजीली यू कैन अर्न, अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हो। मैं गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहती थी, मैंने अपना प्राइवेट चूज किया। आज मैं सक्सेसफुली अपना हॉस्पिटल रन कर रही हूँ। वोहरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल नजफगढ़ में है, दिल्ली में है, जिसमें मैंने पंचकर्मा सेंटर भी ओपन किया। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि पंचकर्मा क्या होता है। आयुर्वेदा का ही एक पार्ट है। जब आप बीएमएस करते हैं आप पंचकर्मा भी कर सकते हैं, जो एक्सटर्नली बीमारियों को ठीक करता है। तो कभी भी आपको लगे ना कि आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, आप आराम से बैठना, सोचना, अपने मन को सिर्फ ये चीज समझाना कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, और मुझे ऐसा डॉक्टर बनना है कि मुझे पेशेंट की पर्ची लिखते लिखते फुर्सत ना मिले, पेशेंट मेरा इंतजार कर रहे हो और मेरे मन से ये आवाज ना आए कि यार मैं थक गया हूं या मैं थक गई हूं। मुझे वो खुशी मिले कि आज मेरी मेहनत इतनी रंग लाई कि आज मेरे पास इतने लोग इतने भरोसे के साथ दुनिया के हर कोने से आ रहे हैं। जिस दिन आपने ये सोच के नीट का एग्जाम दे दिया, मैं ये कह रही हूँ कि आप एग्जाम भी क्लियर करोगे और एक सक्सेसफुल डॉक्टर भी बनोगे। समाज क्या कहता है कभी मत सुनना, क्योंकि ये 2 कान हमें जो भगवान ने दिए हैं ना, वो इसीलिए दिए हैं। सब प्रेशर डालते हैं, लेकिन जब आप बहुत सक्सेसफुल होते हो सब मिलेंगे, जब आप यहाँ हो कोई नहीं मिलेगा।
तब कोई आके नहीं पूछेगा कि तूने बेटा बीएमएस किया था, एमबीबीएस, या तेरे नंबर कम थे। वो सिर्फ ये कहेंगे कि यार आज उनका बेटा ना आयुर्वेदिक डॉक्टर है और वो बहुत सक्सेसफुल है। आज उनकी बेटी आयुर्वेदिक डॉक्टर है और बहुत सक्सेसफुल है। और जिस दिन आपके पेरेंट्स को ये शब्द सुनने को मिल गए, उस दिन आप जिंदगी में अपने आप को सबसे ज्यादा कामयाब महसूस करोगे और आपको लगेगा कि इससे बेस्ट चीज लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकती। तो बस आप लोग बस प्रेपरेशन करना पूरे दिल से, बिना ये सोचे कि मार्क्स कितने आए। और जो मेरा एक सजेशन है, ड्रॉप का कॉन्सेप्ट, मतलब सबका एक अपना ओपिनियन है, बट जो मैं कहूंगी, मैं ये चीज मानती हूँ कि जितना आप जिंदगी का 1 साल अपना ड्रॉप करते हो ना, आप उसमें 1 साल में खुद को और पॉलिश कर सकते हो। कोर्स ज्वाइन करो, आप एमबीबीएस के लिए, पीएमटी के लिए, नीट के लिए प्रेपरेशन करते रहो। उस टाइम पे कुछ और साथ में पढ़ना स्टार्ट करो, 2 घंटे के लिए पढ़ो, ताकि कभी आपका नॉलेज जो है वो कम ना हो। और इसी के लिए जाते जाते मैं एक स्टोरी शेयर करूंगी कि मैंने जब बीएमएस भी किया था तो सब कहते थे कि यूपीएससी का एग्जाम बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। तो मैंने सोचा कि ऐसा टफ क्या होता है, मुझे देखना है। और सब कहते थे कि आर्ट्स वाले उसे बहुत इजीली क्रैक करते हैं क्योंकि उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, ये सब चीजें होती हैं। मैंने कहा यार एक बार देखें कि क्या होता है। और उस टाइम पे मैंने जो है इसकी प्रेपरेशन स्टार्ट की और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्रैक किया, मेंस दिया, 2 बार मैंने मेंस दिया। लेकिन मेरा गोल बिल्कुल क्लियर था कि मुझे आयुर्वेदा में नाम करना है और सिर्फ आयुर्वेदा में ही करना है। खुद की दवाइयां बना के करना है और ऐसी दवाइयां जो मार्केट में कहीं ना मिले। और आज जो मेरी फॉर्मुलेशन है कहीं अवेलेबल नहीं है। प्लांट्स आपको मिलेंगे लेकिन उसमें मैं कितनी मात्रा में क्या डाल रही हूँ, रस औषधि की प्रैक्टिस, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो एक यूपीएससी से लेके, एक यहाँ से लेके एक यहाँ की जर्नी जो है, बस वो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है। तो बस आप लोग लगे रहिए, जिंदगी में कभी हार मत मानिए, क्योंकि जिस दिन आपने हार मान ली उस दिन आप जिंदगी में कभी खुद को कामयाब कर ही नहीं पाओगे।